तुम हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है सब गायब हो जाते हैं। तुम सॉरी बोलते हो जब गलती तुम्हारी भी नहीं होती। तुम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को बार बार हर्ट कर लेते हो। तुम सोचते हो कि अगर सबको खुश रखोगे तो शायद कोई तुम्हें भी समझेगा, पर कोई नहीं समझता। तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान अब थक चुका है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो चेंज हुआ तो लोग कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा। यही है काइंडनेस का कर्स, जब अच्छाई बोझ बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टू काइंड होना तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ बन सकता है, वीकनेस नहीं। चैप्टर 1, ब्रोकन गुडनेस। कभी कभी जिंदगी में इतना अच्छा बनना भी एक दर्द बन जाता है। तुम सोचते हो कि काइंडनेस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। तुम हर किसी की हेल्प करते हो, हर बार समझौता करते हो, हर बार अपनी फीलिंग्स दबाते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो, कोई दूर ना चला जाए। लेकिन इस प्रोसेस में तुम खुद से बहुत दूर चले जाते हो। ब्रोकन गुडनेस वहीं से शुरू होती है, जब तुम दूसरों की हैप्पीनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हो। तुम हर बार सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, तो शायद लोग मुझे ज्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी होती है। जितना तुम अच्छा बनते जाते हो, उतना ही लोग तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करने लगते हैं। उन्हें तुम्हारी गुडनेस नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा कंट्रोल चाहिए। तुम्हारे अंदर गिल्ट बैठा होता है, अगर मैंने हेल्प नहीं की तो मैं सेल्फिश हूं। लेकिन सच ये है कि जो इंसान हर किसी के लिए कुछ भी करता है, वो धीरे धीरे अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। दुनिया ऐसी ही है, जो हमेशा देने वाले से लेती है, और एक दिन वो इंसान खुद को खाली महसूस करने लगता है। तुम्हारे अंदर की काइंडनेस अब तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। वो तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रही होती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबके लिए अच्छा करोगे तो शायद सब तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी सुविधा के साथ रहते हैं। जब तुम यस कहते हो तब वो तुम्हें पसंद करते हैं, और जब तुम नो बोलते हो तब वो तुम्हें बदल गया कहते हैं। यही सोसाइटी का सबसे डार्क ट्रूथ है। उन्हें तुम्हारा अच्छा बनना तब तक पसंद है जब तक वो उनके काम आता है। ब्रोकन गुडनेस का सबसे पेनफुल हिस्सा यह है कि एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुमने दूसरों के लिए इतना कुछ किया कि खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ट्रस्ट सब किसी और के हाथ में चला गया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ साइलेंस, इग्नोरेंस और डिसअपॉइंटमेंट। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कहेगी तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि वही चेंज तुम्हें बचाएगा। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के अच्छा होना एक स्लो सुसाइड है। तुम्हें सीखना होगा कि काइंडनेस और वीकनेस में फर्क होता है। काइंडनेस तब तक अच्छी है जब तक वो तुम्हें एम्पावर करे, लेकिन जब वही तुम्हें ड्रेन करने लगे तो उसे रोक देना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छे लोग टूटते इसलिए है क्योंकि वो हर किसी की स्टोरी समझना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी स्टोरी नहीं सुनता। वो हर किसी के दर्द को फील करते हैं, लेकिन अपना दर्द किसी को दिखा नहीं पाते। और यही ब्रोकन गुडनेस का सबसे डार्क ट्रूथ है। तुम दूसरों को हील करते करते खुद घायल हो जाते हो। अब वक्त आ गया है खुद को प्रायोरिटी देने का। अपनी गुडनेस को वीकनेस मत बनने दो। काइंडनेस तभी खूबसूरत है जब वो तुम्हें भी अंदर से मजबूत बनाए, ना कि हर बार तोड़ दे। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें भी कभी लगा कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया है। और बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। चैप्टर 2, प्लीजिंग ट्रैप। कभी कभी हम दूसरों को खुश करते करते ये भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं। तुम हर बार यस कहते हो जब तुम्हारा दिल नो चिल्ला रहा होता है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना किया तो लोग
तुम्हें गलत समझ लेंगे। यही है प्लीजिंग ट्रैप, वो जाल जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। तुम सोचते हो कि दूसरों को खुश रखकर तुम्हें प्यार, रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस का स्लेव बन जाते हो। तुम्हारा बिहेवियर अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो इस बात पर डिपेंड करने लगता है कि सामने वाला क्या चाहता है। ये हैबिट तुम्हें धीरे धीरे इमोशनली वीक बना देती है। प्लीजिंग ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हें अच्छा इंसान दिखाता है, लेकिन अंदर से तुम्हें हॉलो बना देता है। तुम हर बार दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रख देते हो। किसी का मूड खराब है तो तुम ब्लेम खुद पर ले लेते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम खुद को ही बदलने लगते हो। ये सेल्फ ब्लेम धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है। कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी को खुश करने के लिए कुछ करते हो तो वो मोमेंटरीली खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जब एक बार तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम सोचते हो तुम प्यार जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम रिस्पेक्ट हार रहे हो। इस ट्रैप का साइकोलॉजी सिंपल है। हमारे ब्रेन को अप्रूवल की एडिक्शन लग जाती है। जब कोई हमें पसंद करता है या हमारी तारीफ करता है तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और वही डोपामीन हमें बार बार दूसरों को खुश करने के लिए मजबूर करता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गिल्ट क्रिएट करती है। अगर तुम किसी की हेल्प नहीं करते या उनकी बात नहीं मानते तो तुम्हें खुद बुरा लगता है, लेकिन असल में वो गिल्ट तुम्हारा नहीं, सोसाइटी द्वारा इम्प्लांट किया गया एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। लोग जानते हैं कि तुम नाइस हो, इसलिए वो तुम्हारे बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। वो जानते हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे, इसलिए वो तुम्हें बार बार यूज करेंगे। तुम उनकी आदत बन जाते हो, लेकिन वो तुम्हारे एब्सेंस को भी नोटिस नहीं करते। यही है इस ट्रैप की क्रूएल्टी। तुम सबके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो, लेकिन कोई तुम्हारे लिए रुकता नहीं। प्लीजिंग ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें समझना होगा कि सबको खुश रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर बार यस बोलना तुमको काइंड नहीं बनाता, वो सिर्फ तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करना है जहां उसकी वैल्यू हो। एक दिन तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम लोगों के लिए जियोगे या अपने लिए, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और याद रखना, जो लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनके हिसाब से बिहेव करते हो, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। अपनी काइंडनेस को स्लेवरी मत बनने दो। प्लीजिंग से पीस नहीं मिलती, बस एग्जॉस्शन मिलता है। अब वक्त है अपने यस को वैल्यू देने का और अपने नो को पावर समझने का। चैप्टर 3, साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन। इस दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो बहुत सटल होता है, इतना शांत कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम अच्छे हो, लेकिन असल में वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे होते हैं। यही है साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन। जब लोग तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा तुम्हारे पास तब आते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, और तुम हर बार हेल्प करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये तुम्हारा नेचर है। लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। यही वो साइलेंट पैटर्न है जिसे तुम इग्नोर करते रहते हो। धीरे धीरे तुम उनके लिए एक इमोशनल रिसोर्स बन जाते हो और वो तुम्हें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए याद करते हैं। साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन का सबसे पेनफुल हिस्सा ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो, क्योंकि सामने वाले के शब्द मीठे होते हैं। वो तुम्हें तू तो बहुत अच्छा है जैसी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके एक्शंस तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ते रहते हैं। वो तुम्हें गिल्ट में डालते हैं ताकि तुम फिर से उनके लिए कुछ करो। और हर बार तुम सोचते हो, "शे,
शायद इस बार वो सच में अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। तुम्हारी काइंडनेस उनके लिए एक फ्री सर्विस बन जाती है। तुम टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, इमोशंस देते हो, और वो सब लेते हैं बिना कुछ लौट आए। वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हारी गिल्ट और सिंपैथी को हथियार बनाते हैं, और तुम सोचते रहते हो कि तुम प्यार फैला रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने अंदर की पीस खो रहे हो। साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हमेशा किसी स्ट्रेंजर से नहीं होता। ज्यादातर बार ये वही लोग करते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई ऐसा जिससे तुम इमोशनल कनेक्शन रखते हो। वो जानते हैं कि तुम नो नहीं कह पाओगे, और इसी वजह से वो तुम्हारी बाउंड्रीज बार बार क्रॉस करते हैं। वो तुम्हें इमोशनल फेवर्स के नाम पर ड्रेन करते हैं, और तुम हर बार खुद को कन्विंस करते हो कि ये रिश्ते का हिस्सा है। सच ये है कि किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होनी चाहिए, लेकिन जब तुम्हारी बाउंड्रीज सिर्फ तुम्हारे अंदर रह जाएं और सामने वाला उसे कभी एक्नॉलेज ना करे, तो समझ लो तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो। काइंडनेस तभी प्योर है जब वो इक्वल रिस्पेक्ट के साथ मिले। अगर कोई सिर्फ तुम्हारे देने पर टिका है, तो वो रिश्ता नहीं, एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे जरूरी स्टेप है अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। जब कोई सिर्फ तब तुम्हारे पास आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, उसे नोट करो। जब कोई तुम्हारे नो को इग्नोर करता है, याद रखो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। और जब कोई तुम्हें गिल्ट महसूस करवाता है ताकि तुम उसकी मदद करो, समझ जाओ कि वो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर रहा है। काइंड होना बुरा नहीं है, लेकिन बिना लिमिट्स के काइंड होना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करो जहां उसकी कद्र हो। अगर कोई तुम्हारे नो को समझ नहीं सकता, तो उसे तुम्हारे यस का हक भी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा काइंडनेस यही होता है कि तुम अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाओ, क्योंकि जब तुम खुद को बचाते हो, तभी तुम सच्ची रिस्पेक्ट और पीस महसूस कर सकते हो। चैप्टर 4, रिजेक्शन फियर। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि अंदर कहीं एक डर बैठा होता है, रिजेक्शन का डर। ये डर इतना गहरा होता है कि हम दूसरों की हैप्पीनेस को अपनी वर्थ समझने लगते हैं। अगर कोई हमसे खुश है, तो हमें लगता है हम अच्छे इंसान हैं, और अगर कोई नाराज हो गया, तो लगता है हमने कुछ गलत कर दिया। यही है रिजेक्शन फियर, एक इनविजिबल चेन जो हमें दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट बना देती है। ये डर बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सबकी बात मानते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियन पर टिका देते हैं। अगर कोई हमें पसंद करता है तो हम खुश, अगर कोई इग्नोर करता है तो हम टूट जाते हैं, और इसी प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। रिजेक्शन फियर का सबसे बड़ा असर होता है हमारे डिसीजंस पर। तुम यस इसलिए नहीं कहते क्योंकि तुम चाहो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि नो बोलने से लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। ये डर तुम्हें इमोशनली वीक बना देता है। तुम हर बार अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें किसी का मुंह फुलाना नहीं देखना। लेकिन जितना तुम एडजस्ट करते हो, उतना ही लोग तुम्हारे लिमिट्स को और पुश करने लगते हैं। कभी गौर किया है कि जब तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो और वो फिर भी नाराज हो जाता है, तो तुम कितना गिल्टी फील करते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे इमोशन से खेल रहा होता है। लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि तुम रिजेक्शन से डरते हो, और वो उसी डर को वेपन बना लेते हैं। वो तुम्हारे साइलेंस को परमिशन समझ लेते हैं और तुम्हारे काइंडनेस को कंट्रोल। ये रिजेक्शन फियर सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी तुम्हें कमजोर करता है। ये तुम्हारे ब्रेन में एक पैटर्न बना देता है। अगर मैं सबको खुश रखूंगा, तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये इल्यूजन तुम्हें कंफर्ट देता है, लेकिन धीरे धीरे
तुम्हारी इंडिविजुअलिटी मिटा देता है। तुम सबके लिए परफेक्ट बनना चाहते हो, लेकिन खुद के लिए स्ट्रेंजर बन जाते हो। इस डर से बाहर निकलने का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। तुम्हें यह मानना होगा कि रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा और यही नॉर्मल है। अगर हर कोई तुम्हें लाइक कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ को हाइड कर रहे हो। और जो लोग तुम्हें तुम्हारे नो के बाद छोड़ जाते हैं वो कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं। रिजेक्शन से डरना छोड़ो और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनाओ। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे तो लोगों का वैलिडेशन तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। तुम्हारा नो भी उतना ही पावरफुल है जितना तुम्हारा यस। और जब तुम ये समझ जाते हो तभी तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते हो वो तुम्हारे नहीं है। रियल कनेक्शन तब होता है जब सामने वाला तुम्हारी बाउंड्रीज को समझे और रिस्पेक्ट करे। फियर ऑफ रिजेक्शन से निकलना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। जब तुम अपने अंदर ये करेज ला लेते हो कि तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, तब तुम्हारा पीस शुरू होता है। चैप्टर 5 गिल्ट कंट्रोल। कभी कभी तुम्हें ना बोलने के बाद भी बेचैनी होती है ना? वो अंदर से आता हुआ एक छोटा सा डर, क्या मैंने गलत किया? यही है गिल्ट कंट्रोल की शुरुआत। ये गिल्ट तुम्हारा नहीं होता, बल्कि सोसाइटी और लोगों द्वारा तुम में डाला गया होता है। वो जानते हैं कि तुम इमोशनल इंसान हो, तुम्हारे अंदर एम्पैथी है, और वो उसी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम सोचते हो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम कंट्रोल हो रहे होते हो। गिल्ट कंट्रोल एक इनविजिबल मैनिपुलेशन है। जब कोई तुम्हें कुछ करने के लिए इमोशनल तरीके से कन्विंस करता है, तुम तो अच्छे हो ना, मिक्सी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमेशा मदद करते हो, तब वो तुम्हारे बिहेवियर को गिल्ट से कंट्रोल कर रहा होता है। वो तुम्हारे कॉन्शियंस को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है, और हर बार तुम वही करते हो जो वो चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम गिल्टी फील ना करो। धीरे धीरे ये गिल्ट तुम्हारा हैबिट बन जाता है। तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करने लगते हो। किसी को दुख हुआ तो तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया। तुम हर बार खुद को जस्टिफाई करने लगते हो, जबकि सच्चाई ये होती है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम सिर्फ इमोशनली मैनिपुलेटेड हो चुके हो। इस गिल्ट कंट्रोल का सबसे टॉक्सिक हिस्सा ये है कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज को मिटा देता है। तुम किसी को ना बोलना चाहते हो, लेकिन गिल्ट तुम्हें अलाउ नहीं करता। तुम किसी से डिस्टेंस बनाना चाहते हो, लेकिन गिल्ट कहता है तू तो ऐसा नहीं था। और ऐसे ही तुम अपने फीलिंग्स, कंफर्ट और पीस को इग्नोर करते जाते हो। लोग ऐसे गिल्ट टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गिल्ट एक सॉफ्ट इमोशन है और इससे तुम्हें डायरेक्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। तुम खुद ही उनके लिए वही करने लगते हो जो वो चाहते हैं। यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे डेंजरस रूप है। जब कोई तुम्हारे दिमाग में गिल्ट का इल्यूजन डाल दे और तुम खुद को ही दूसरों की पपेट बना लो। अगर तुम खुद को बार बार ये कहते हुए पाते हो कि मुझे कुछ गलत नहीं करना चाहिए था, जबकि तुमने बस अपनी लिमिट्स बताई थी, तो समझ लो तुम गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हो। किसी को ना कहना सेल्फिशनेस नहीं, क्लैरिटी है। अगर किसी को तुम्हारे बाउंड्रीज से प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे कंप्लायंस को चाहता है। इस गिल्ट से निकलने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी तुम गिल्ट महसूस करो, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैंने कुछ गलत किया है या सिर्फ किसी को खुश नहीं किया? अगर आंसर दूसरा है तो समझ लो गिल्ट रियल नहीं, इम्प्लांटेड है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो हर किसी के इमोशंस के लिए। अगर कोई तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू काइंडनेस गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी का मतलब है समझना कि तुम हर किसी को बचा नहीं सकते, खासकर
जब वो खुद को बचाना नहीं चाहते। अब वक्त है गिल्ट को कंट्रोल करने का, ना कि गिल्ट से कंट्रोल होने का। अपनी इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो, किसी और के हाथ में नहीं। और याद रखो, नो बोलना गलत नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली लैंग्वेज है। चैप्टर 6, बाउंड्रीज पावर। कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान हमें क्यों होती है? ये थकान काम की नहीं, लोगों की होती है। क्योंकि हम हर किसी को एक्सेस दे देते हैं, हमारी एनर्जी तक, हमारी इमोशंस तक, यहां तक कि हमारे पीस तक। और जब सब हमें ड्रेन कर चुके होते हैं, तब हमें याद आता है कि बाउंड्रीज कितनी जरूरी थी। बाउंड्रीज कमजोरी नहीं होती, बाउंड्रीज पावर होती है। बाउंड्रीज वही चीज है जो तुम्हें यस और नो के बीच बैलेंस सिखाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि बाउंड्रीज बनाने का मतलब रूड होना है, सेल्फिश होना है, जबकि सच ये है कि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है। जो इंसान खुद के लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करता, वो दूसरों के कंट्रोल में जीता है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी लिमिट्स पहचानना, ये समझना कि कब देना है और कब रुक जाना है। हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, हर बात में हां बोल देना, ये तुम्हारी गुडनेस नहीं, तुम्हारी हेल्पलेसनेस है। बाउंड्रीज तुम्हें सिखाती है कि किसे अपने अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। कभी कभी बाउंड्रीज बनाने के बाद लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। हां, तुम सच में बदल गए हो। अब तुम हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं हो। अब तुम अपनी एनर्जी बचाना सीख गए हो। अब तुम गिल्ट में नहीं, क्लैरिटी में जी रहे हो। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज से अनकंफर्टेबल होते हैं, वो वही लोग हैं जो पहले तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारी पीस छीन लेते थे। बाउंड्रीज इमोशनल प्रोटेक्शन होती है। अगर तुम हर बार किसी की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेते हो, तो तुम धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। बाउंड्रीज ये नहीं कहती कि दूसरों से दूर रहो, बल्कि ये सिखाती है कि कब रुकना है। तुम्हें हर किसी के पेन को हील करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी सिंपैथी के आदी हो चुके हैं। वो तुम्हारे यस को अपना हक समझते हैं। बाउंड्रीज सेट करने के बाद शुरुआत में थोड़ा डिस्कंफर्ट होता है, गिल्ट होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। और जो पीस उसके बाद आती है, वो परमानेंट होती है। बाउंड्रीज बनाना मतलब है अपने टाइम और एनर्जी की कीमत समझना। तुम्हें हर जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे इमोशंस डिजर्व नहीं करता। जब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, तो तुम दूसरों को इनडायरेक्टली ये सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। अगर तुम खुद अपनी लिमिट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कोई और भी नहीं करेगा। बाउंड्रीज एक तरह का साइलेंट कम्युनिकेशन होती है। बिना कुछ कहे तुम्हारी सेल्फ वर्थ दिखाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि काइंडनेस का मतलब है सबके लिए उपलब्ध रहना, लेकिन सच्ची काइंडनेस वही है जो बैलेंस के साथ आए। बाउंड्रीज रहित काइंडनेस हमेशा बर्नआउट तक जाती है। तुम किसी के लिए तब तक अच्छा नहीं बन सकते जब तक तुम खुद के लिए अच्छा नहीं हो। बाउंड्रीज बनाना किसी को दूर करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के करीब आने के लिए होता है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम अपनी लाइफ के किस हिस्से को किसके साथ शेयर करना चाहते हो। यह तुम्हें फिल्टर करना सिखाती है, कौन तुम्हारे टाइम का हकदार है और कौन सिर्फ तुम्हारे अटेंशन का इस्तेमाल कर रहा है। बाउंड्रीज पावर इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल वापस देती है। तुम अब रिएक्टिव नहीं रहते, तुम सिलेक्टिव बन जाते हो। तुम हर सिचुएशन को कॉन्शियसली हैंडल करना सीखते हो। बाउंड्रीज तुम्हें कोल्ड नहीं बनाती, वो तुम्हें वाइज बनाती है। आखिर में ये याद रखना कि जो लोग सच में तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी सब बस तुम्हारे कंट्रोल को खोने से डरते हैं। बाउंड्रीज वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी की निशानी है। जो उन्हें समझता है, वही तुम्हारे साथ टिकता है। चैप्टर 7, वर्थ मिरर। कभी तुमने नोटिस किया है
कि जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? यही मोमेंट होता है जब तुम अपनी वर्थ दूसरों के बिहेवियर से मेजर करने लगते हो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। यही है वर्थ मिरर, वो आईना जिसमें तुम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम अच्छा महसूस करते हो, और जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। यही डिपेंडेंस धीरे धीरे तुम्हें इमोशनली कमजोर बनाती है। तुम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि दूसरों के हाथ में चला जाता है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो अप्रूवल के लिए जीता है, लव के क्रम्स पर सरवाइव करता है। हमारा माइंड हमेशा वैलिडेशन चाहता है। जब कोई हमें एक्सेप्ट करता है तो हमें लगता है कि हम वैल्यूएबल हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति हमें दूर कर देता है तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। यही मोमेंट होता है जब तुम्हारा वर्थ मिरर धुंधला हो जाता है। तुम खुद को देखने की बजाय दूसरों की नजर से खुद को डिफाइन करने लगते हो। यह पैटर्न डेंजरस इसलिए है क्योंकि इससे तुम मैनिपुलेशंस के लिए वल्नरेबल बन जाते हो। जो लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करना जानते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हें बस थोड़ी सी अटेंशन देनी है और तुम उनके लिए कुछ भी कर दोगे। वो तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम वैलिडेशन के एडिक्ट हो चुके हो। और हर बार जब वो तुम्हें थोड़ा प्यार दिखाते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम फाइनली वर्दी हो गए। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन होता है। तुम्हारी वर्थ कभी किसी के वर्ड्स या एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। तुम वैल्यूएबल हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो देखने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन हम यही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमें प्यार नहीं कर रहे तो हमें खुद को बदलना होगा, और ऐसे ही हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। वर्थ मिरर को साफ करने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रिकॉग्निशन। तुम्हें खुद को बिना फिल्टर के देखना होगा, अपनी अच्छाई, अपनी कमजोरी, सब कुछ। जब तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो तो किसी का वैलिडेशन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहता। तुम तब भी कॉन्फिडेंट रहते हो जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, और तब भी ग्राउंडेड रहते हो जब कोई तुम्हारी तारीफ करे। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। सच्चा सेल्फ वर्थ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो किसी के अप्रूवल या रिजेक्शन का असर तुम्हारे मूड पर नहीं पड़ता। तुम अब रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हो। और यही अवेयरनेस तुम्हें पावरफुल बनाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार जब तुम दूसरों से अपनी वैल्यू कंफर्म करते हो, तब तुम अपनी पावर खो देते हो। जब तुम किसी से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, तभी तुम्हारा रिफ्लेक्शन साफ दिखने लगता है। क्योंकि असली मिरर हमेशा अंदर होता है, बाहर नहीं। जो खुद को समझ लेता है उसे किसी की नजर की जरूरत नहीं पड़ती। जो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है उसे किसी अप्रूवल की क्रेविंग नहीं रहती। और जब ये माइंडसेट बन जाता है, तब किसी का इग्नोर करना, किसी का बदल जाना कुछ भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाता। क्योंकि तब तुम जानते हो तुम्हारी वर्थ कभी उनके हाथों में थी ही नहीं। चैप्टर 8, हिडन रिजेंटमेंट। जब तुम हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक चुप सा गुस्सा जमा होने लगता है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर एक जलन सी बढ़ती जाती है। यही है हिडन रिजेंटमेंट, वो दबा हुआ एंगर जो कभी लाउड नहीं होता, लेकिन अंदर से तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, हर बार अपनी इच्छा दबाते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो। शुरू में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, कि यही पीस का रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे वो साइलेंस तुम्हारे अंदर दर्द बनकर जम जाता है। तुम्हें खुद पर गुस्सा आने लगता है, दूसरों पर नहीं, खुद पर। क्योंकि तुम जानते हो
कि हर बार यस कहना तुम्हारा चॉइस नहीं था, वो तुम्हारा डर था। हिडन रिजेंटमेंट तब बनता है जब तुम अपनी इमोशंस को दबाते रहते हो। जब तुम्हें नो कहना चाहिए था, तब तुम मुस्कुरा देते हो। जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए थी, तब तुम चुप रह जाते हो। और हर बार वो दबा हुआ इमोशन एक छोटे पॉइजन की तरह तुम्हारे अंदर सेटल हो जाता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी काइंडनेस को बिटरनेस में बदल देता है। तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार उठता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये सवाल फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता, कोई तुम्हारी कोशिशों को नोटिस नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने खुद कभी अपनी लिमिट सेट नहीं की। तुमने दूसरों को सिखाया कि वो तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। और अब जब वो ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर रिजेंटमेंट उबल रहा है। इस रिजेंटमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम धीरे धीरे इमोशनली नंब हो जाते हो। अब तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी की बात में वार्मथ नहीं महसूस होती। तुम मैकेनिकली बिहेव करते हो, हेल्प करते हो, हंसते हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हो। तुम्हारा काइंडनेस अब प्योर नहीं रहता, वो एक हैबिट बन जाती है। हिडन रिजेंटमेंट का दूसरा रूप है पैसिव एंगर। तुम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से उनके लिए नेगेटिविटी महसूस करते हो। तुम साइलेंट रिवेंज लेने लगते हो, कभी डिस्टेंस बनाकर, कभी इग्नोरेंस दिखाकर। लेकिन इससे तुम्हें पीस नहीं मिलती, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने अपनी वॉइस खो दी है। अगर तुम्हारे अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत समय से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। ये समझो कि एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, वो हीलिंग की शुरुआत है। तुम्हें अपने वर्ड्स को बाउंड्रीज में बदलना होगा। जो चीज तुम्हें परेशान करती है, उसके बारे में बोलो। जो बिहेवियर तुम्हें हर्ट करता है, उसे आइडेंटिफाई करो। साइलेंस पीस नहीं लाता जब वो तुम्हारी ट्रूथ को दबा देता है। रिजेंटमेंट को खत्म करने का तरीका ये नहीं कि तुम सबको माफ कर दो, बल्कि ये है कि तुम खुद को अलाउ करो, महसूस करने के लिए, बोलने के लिए, रोकने के लिए। तुम सबके लिए अच्छा बनने के चक्कर में खुद के प्रति अनफेयर नहीं हो सकते। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आता है, तो पहले खुद से पूछो, क्या वो गुस्सा सच में उसके लिए है, या उस वर्जन के लिए जो तुम खुद को बनने पर मजबूर करते हो? रिजेंटमेंट हमेशा उन जगहों से जन्म लेता है जहां तुम यस कहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल नो बोल रहा होता है। इसलिए सच्ची शांति तब आती है जब तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे इमोशंस एक दिशा में चलते हैं। जब तुम वो बोलते हो जो सच में महसूस करते हो, जब तुम खुद से ऑनेस्ट होते हो। क्योंकि जब तक तुम चुप हो, तब तक तुम्हारा अंदर जलता रहेगा। और जब तुम बोलना शुरू करते हो, तभी तुम्हारी हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 9, एनर्जी गार्ड। हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी एनर्जी कहाँ और किस पर खर्च हो रही है। तुम दिन भर लोगों की बातों में, उनकी प्रॉब्लम्स में, उनकी एक्सपेक्टेशंस में उलझे रहते हो, और दिन के अंत में थके हुए महसूस करते हो। ये थकान सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल एग्जॉस्शन होती है। और इसी एग्जॉस्शन से बचने के लिए जरूरी है एनर्जी गार्ड, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कला। जब तुम हर किसी को अपनी एनर्जी दे देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का बैलेंस टूट जाता है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए ही आते हैं। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, और तुम्हारी पॉजिटिविटी को खींच लेते हैं। तुम उन्हें काम करने की कोशिश करते हो, उन्हें समझाते हो, लेकिन वो कभी नहीं बदलते। और हर बार उनकी नेगेटिविटी तुम्हें थोड़ा और कमजोर बना देती है। एनर्जी गार्ड का मतलब है अवेयरनेस, ये जानना कि कौन तुम्हें अपलिफ्ट करता है और कौन तुम्हें ड्रेन करता है। तुम्हें अपने सराउंडिंग्स और लोगों के वाइब्रेशंस को महसूस करना सीखना होगा।
कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी अटेंशन से ही फीड होते हैं। जब तुम उन्हें इग्नोर करना शुरू करते हो तो वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी एनर्जी चाहिए। कभी कभी एनर्जी लॉस ओपन कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, छोटे छोटे इंटरेक्शन से होता है। कोई तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करता है, कोई तुम्हारे इमोशंस को हल्के में लेता है, और तुम अंदर ही अंदर उस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हो। यही माइक्रो एनर्जी लीक्स होते हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों खत्म कर देते हैं। एनर्जी गार्ड का सबसे पहला रूल है, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर रिस्पॉन्स। हर किसी की बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं। कुछ चीजों को इग्नोर करना वीकनेस नहीं, विजडम है। तुम जितना ज्यादा रिएक्ट करते हो, उतना ज्यादा कंट्रोल दूसरों को देते हो, और जितना ज्यादा शांत रहते हो, उतना ज्यादा पावर अपने पास रखते हो। दूसरा रूल है, प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स। दिन की शुरुआत जैसी होती है, दिन वैसा ही चलता है। अगर तुम सुबह उठते ही फोन खोलकर दूसरों के मैसेजेस पढ़ते हो, तो तुम सबकॉन्शियसली अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हो। सुबह अपने माइंड को क्लियर रखो, खुद से कनेक्ट रहो, किसी और की इमोशंस को अब्सॉर्ब मत करो। तीसरा रूल है, बी सिलेक्टिव विद पीपल। हर कोई तुम्हारे इनर सर्कल के लायक नहीं होता। हर किसी को तुम्हारे फीलिंग्स और थॉट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ सच में जुड़ा है और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। एनर्जी गार्ड फिजिकल स्पेस तक भी एक्सटेंड होती है। जिस जगह तुम ज्यादा समय बिताते हो, वहां का एनवायरनमेंट तुम्हारे मूड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे आसपास केओस है, तो तुम्हारा माइंड भी रेस्टलेस रहेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन, सिंपल और काल्म रखना जरूरी है। जब तुम अपनी एनर्जी को गार्ड करना सीख लेते हो, तो तुम किसी के बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होते। लोग वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। अब तुम किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर नहीं लेते, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और डिटैच रहते हो। यही इमोशनल मास्टरी है, जुड़ना लेकिन खुद को खोए बिना। एनर्जी गार्ड का असली मतलब है अपनी इनर पीस की रक्षा करना, क्योंकि पीस कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल की जरूरत है। जब तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, तब तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी लौटती है, और तुम फिर से अपने रियल सेल्फ से जुड़ते हो। आखिर में बस इतना याद रखो, हर बार जब तुम नो कहते हो किसी ऐसी चीज को जो तुम्हारी एनर्जी खा रही है, तुम यस कह रहे होते हो अपनी इनर स्ट्रेंथ को। यही बैलेंस असली शक्ति है। चैप्टर 10, सेलेक्टिव गिविंग। कभी कभी अच्छाई भी डायरेक्शन के बिना बेकार चली जाती है। तुम देते रहते हो टाइम, एनर्जी, अटेंशन, केयर, लेकिन सोचते नहीं कि किसे दे रहे हो। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सबको खुश करना चाहते हैं, सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंत में खुद एम्प्टी रह जाते हैं। यही वजह है कि सिलेक्टिव गिविंग जरूरी है। मतलब ये नहीं कि देना बंद कर दो, बल्कि समझो कि कहां और कितना देना है। सिलेक्टिव गिविंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। हर किसी को तुम्हारी गुडनेस की जरूरत नहीं होती, और हर किसी को तुम्हारी काइंडनेस की कद्र नहीं होती। तुम सबके लिए सेम नहीं रह सकते। कुछ लोग तुम्हारे जेन्युइन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कुछ सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और जब तुम ये फर्क नहीं समझते, तब तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। वो तुम्हें इमोशनल तरीके से एंगेज करते हैं, तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं, और फिर तुम्हारी हेल्प लेकर गायब हो जाते हैं। ये लोग तुम्हारे गिविंग नेचर को जानते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे तुम इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड महसूस करते हो। फिर भी तुम रुक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है देना ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन सिलेक्टिव गिविंग सिखाती है कि देने से पहले इवेल्युएट करो, क्या सामने वाला सच में डिजर्व करता है या नहीं। अगर कोई सिर्फ लेने के लिए जुड़ा है, तो तुम्हारा देना वेस्ट है, क्योंकि असली काइंडनेस वही है
जो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो उसे वैल्यू करे, उसे रिटर्न करे। शायद उसी रूप में नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट के रूप में जरूर। सेलेक्टिव गिविंग सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। ये जानना कि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और तुम्हें उसे वहां खर्च करना है जहां ग्रोथ पॉसिबल है। ये सिखाती है कि हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अगर कोई तुम्हारे गिविंग को ग्रांटेड ले रहा है तो उसे डिनाई करना क्रूल्टी नहीं, क्लैरिटी है। कभी कभी गिविंग तुम्हारी एडिक्शन बन जाती है। तुम्हें अच्छा लगता है दूसरों को हेल्प करना क्योंकि उससे तुम्हें वैलिडेशन मिलता है, लेकिन असल में वो वैलिडेशन तुम्हारे अंदर की खाली जगह भरने के लिए होता है। जब तुम दूसरों को बार बार कुछ देते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो अंदर एक इनविजिबल एम्प्टीनेस बढ़ती जाती है और ये एम्प्टीनेस तुम्हें और ज्यादा देने के लिए मजबूर करती है। यही साइकिल तुम्हें थका देती है। सेलेक्टिव गिविंग इस साइकिल को तोड़ता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर किसी की प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग अपनी सिचुएशंस में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सिंपैथी की आदत होती है। अगर तुम बार बार उनकी मदद करते रहोगे तो वो कभी खुद स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा फेवर ये होता है कि तुम हेल्प करना बंद कर दो। सिलेक्टिव गिविंग का मतलब बाउंड्रीज को और मजबूत बनाना भी है। इसका मतलब है अपने यस को वैल्यू देना। अगर तुम हर जगह खुद को ऑफर करोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है और तुम्हारी एनर्जी भी रेयर है। उसे हर किसी को देना तुम्हारे खुद के वर्थ को कम करता है। कभी कभी लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अब तुम उन्हें फ्री एक्सेस नहीं दे रहे। वो तुम्हारी लिमिट्स को पर्सनल अटैक समझते हैं। लेकिन सच ये है कि सेलेक्टिव गिविंग ही इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। इसका मतलब है तुम अब रिएक्टिव नहीं, अवेयर हो। जब तुम सेलेक्टिव बन जाते हो तब तुम्हारा गिविंग पर्पसफुल बन जाता है। अब तुम सिर्फ अच्छे बनने के लिए नहीं देते, बल्कि समझ के साथ देते हो। अब तुम्हारी काइंडनेस किसी को वीक नहीं बनाती, बल्कि इंस्पायर करती है। और यही सेलेक्टिव गिविंग की असली शक्ति है। कंट्रोल्ड काइंडनेस, जो दूसरों को हील करती है और तुम्हें खत्म नहीं करती। चैप्टर 11, कंपैशन रीसेट। कभी कभी हम इतने ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों का पेन अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, उनकी इमोशंस को अपना बना लेते हैं। ये कंपैशन खूबसूरत होता है, लेकिन जब इसका बैलेंस खो जाता है तब ये हमें अंदर से ड्रेन करने लगता है। कंपैशन तब स्ट्रेंथ होता है जब उसमें क्लैरिटी हो, लेकिन जब उसमें बाउंड्रीज नहीं होती तो वही कंपैशन तुम्हें इमोशनली वीक बना देता है। यही वजह है कि हर किसी को जरूरत होती है एक कंपैशन रीसेट की। मतलब फिर से अपने दिल को कैलिब्रेट करना, ताकि एम्पैथी तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि एम्पावर करे। जब तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो तुम हर किसी के दर्द को महसूस करते हो। किसी का डिसअपॉइंटमेंट, किसी का स्ट्रगल, सब तुम्हारे अंदर जगह बना लेते हैं। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, उनकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद थक जाते हो। और ये एग्जॉशन फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि तुमने अपनी इमोशनल एनर्जी दूसरों की हीलिंग में खर्च कर दी, जबकि खुद के अंदर का एम्प्टीनेस बढ़ता गया। कंपैशन रिसेट का मतलब है फिर से समझना कि एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है। किसी का दर्द महसूस करना नोबल है, लेकिन उस दर्द को अपना बना लेना फूलिशनेस है। तुम सबकी लाइफ फिक्स नहीं कर सकते। कुछ लोग सिर्फ सिंपैथी चाहते हैं, चेंज नहीं। और जब तुम बार बार उनकी प्रॉब्लम्स में कूदते हो तो वो तुम्हारे सपोर्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। यही डिपेंडेंसी तुम्हारी एनर्जी को खत्म करती है। कंपैशन रीसेट का पहला स्टेप है डिटैच करना सीखना। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि अवेयर रहना है। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम दूसरों के पेन को समझते हो, लेकिन अब्सॉर्ब नहीं करते। तुम हेल्प करते हो, लेकिन अपने पीस की कीमत पर नहीं। तुम सुनते हो,
लेकिन उसमें खोते नहीं। यही कंट्रोल्ड एम्पैथी होती है। दूसरा स्टेप है सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर दूसरों के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए हाश। जब हम गलती करते हैं तो खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। जब दूसरों से हर्ट होते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन कंपैशन रीसेट तभी पूरा होता है जब तुम अपने लिए भी वही सॉफ्टनेस लाते हो जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। खुद को समझना, खुद को माफ करना, खुद को हील करने देना, यह भी कंपैशन का ही हिस्सा है। कभी कभी कंपैशन का ओवर यूज हमें मैनिपुलेट होने के लिए ओपन कर देता है। कुछ लोग तुम्हारी एम्पैथी को इमोशनल बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि तुम नो नहीं बोल पाओगे, इसलिए वो हर बार तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। कंपैशन रीसेट तुम्हें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन तुम्हारी फीलिंग्स का इस्तेमाल कर रहा है और कौन सच में कनेक्ट कर रहा है। जब तुम्हारा कंपैशन रीसेट होता है तो तुम गिविंग और ड्रेनिंग में फर्क समझने लगते हो। अब तुम उन सिचुएशंस में इन्वेस्ट नहीं करते जहां तुम्हारी काइंडनेस मिसयूज होती है। तुम अवेयर हो जाते हो कि हर किसी का दर्द तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर पीस लौटने लगती है। ट्रू कंपैशन वही है जो तुम्हें और दूसरों दोनों को अपलिफ्ट करे। अगर तुम्हारी एम्पैथी तुम्हें दुखी कर रही है तो वो प्योर नहीं है, वो गिल्ट से ड्रिवन है। कंपैशन रीसेट तुम्हें गिल्ट से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। अब तुम लोगों की मदद करते हो क्योंकि तुम चाहते हो, ना कि क्योंकि तुमको करना पड़ता है। कंपैशन रीसेट तुम्हारे दिल को बैलेंस में लाता है। अब तुम दिल से अच्छे हो, लेकिन दिमाग से भी जागरूक। तुम समझते हो कि हर जगह अपना दिल खोलना जरूरी नहीं। कुछ जगहों पर साइलेंस ही सबसे दयालु जवाब होता है। और जब तुम्हारा कंपैशन क्लियर हो जाता है, तब तुम्हारी काइंडनेस अब कमजोरी नहीं, एक पावरफुल इमोशन बन जाती है जो हील करती है, लेकिन खुद को भी बचा कर रखती है। चैप्टर 12, आर्मर माइंडसेट। जिंदगी में हर बार दिल से चलना खूबसूरत लगता है, लेकिन हर बार सेफ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी ऑनेस्टी की कद्र नहीं करते, कुछ तुम्हारी सॉफ्टनेस को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा दिल अच्छा रहे, लेकिन उसके ऊपर एक मजबूत आर्मर हो। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे बिना तुम्हें कोल्ड बनाए। यही है आर्मर माइंडसेट। वो सोच जो तुम्हें दूसरों की नेगेटिविटी से बचाती है और तुम्हें इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। आर्मर माइंडसेट का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि फिल्टर लगाना है। हर इमोशन, हर बात, हर सिचुएशन को बिना सोच समझे अब्सॉर्ब करना तुम्हारी पीस को खत्म करता है। ये माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्हें हर जगह दिखाना तुम्हारी वीकनेस बन सकती है। दुनिया हर बार तुम्हारी इंटेंशंस नहीं देखती, वो तुम्हारी रिएक्शंस देखती है। और जो अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेता है वही पावरफुल बनता है। जब तुम्हारे पास आर्मर माइंडसेट होता है तो तुम इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। अब कोई तुम्हारे वर्ड से तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे साइलेंस को गिल्ट में नहीं बदल सकता। तुम हर चीज को काल्म ऑब्जर्वेशन से देखते हो। कोई इंसल्ट करे तो तुम रिएक्ट नहीं करते, कोई डिस्टेंस बनाए तो तुम इनसिक्योर नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब अप्रूवल नहीं, अवेयरनेस पर होता है। आर्मर माइंडसेट सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होता है। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तो तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अब तुम हर जगह अपनी फीलिंग्स स्पिल नहीं करते, बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखते हो। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि इमोशनली स्टेबल होना है। तुम जानते हो कि कौन तुम्हारी इमोशंस के लायक है और कौन सिर्फ क्यूरियोसिटी से जुड़ा है। कभी कभी आर्मर माइंडसेट का मतलब होता है डिस्टेंस बनाना। हर कोई तुम्हारी एनर्जी का हकदार नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी पॉजिटिविटी को अब्सॉर्ब करके तुम्हें खाली कर देते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना एस्केप नहीं, विजडम है। आर्मर माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि हर जगह प्रेजेंट रहना स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हें सिलेक्टिव रहना होगा, अपने टाइम में,
अपने अटेंशन में और अपने इमोशंस में। जब तुम्हारे अंदर आर्मर माइंडसेट आता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस साइलेंट हो जाता है। तुम्हें अब किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारा काल्म ही तुम्हारी ताकत बन जाता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन अब प्रिडिक्टेबल नहीं होता। तुम अब रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक बन जाते हो। तुम्हारा हर रिस्पॉन्स सोच समझ कर आता है और यही तुम्हारी मैच्योरिटी की निशानी होती है। आर्मर माइंडसेट तुम्हें यह भी सिखाता है कि सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ साथ रह सकते हैं। तुम्हारा दिल अब भी दयालु है, लेकिन अब वो नाइव नहीं है। तुम अब भी हेल्प करते हो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। तुम अब भी सुनते हो, लेकिन सबको नहीं। ये सिलेक्टिव एम्पैथी तुम्हें इमोशनली बैलेंस्ड रखती है। इस माइंडसेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तुम्हें पीस देता है। अब किसी की बात तुम्हारे मूड को कंट्रोल नहीं करती। किसी की बिहेवियर तुम्हारे वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। तुम अपनी पावर वापस लेते हो, अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस और अपनी फोकस पर। अब तुम दूसरों के बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। आर्मर माइंडसेट का असली मतलब यही है, दिल खुला रखना लेकिन दिमाग जागा हुआ। ये वो अवस्था है जहां तुम किसी के लिए भी अच्छा महसूस कर सकते हो, लेकिन खुद को किसी के लिए खोते नहीं। जब तुम्हारे अंदर ये बैलेंस आ जाता है तो तुम ना फ्रैजाइल रहते हो, ना बिटर। तुम ग्राउंडेड रहते हो, काम, अवेयर और अनटचेबल। यही है आर्मर माइंडसेट, सॉफ्टनेस के अंदर छिपी स्टील की ताकत। चैप्टर 13, डार्क एम्पैथी। ज्यादातर लोग एम्पैथी को सिर्फ एक सॉफ्ट इमोशन मानते हैं। किसी का दर्द महसूस करना, किसी के साथ जुड़ जाना, किसी के लिए दुखी हो जाना। लेकिन एम्पैथी का एक दूसरा चेहरा भी होता है, जो शांत होते हुए भी शार्प होता है। वही है डार्क एम्पैथी। वो स्किल जो तुम्हें लोगों को समझना सिखाती है, लेकिन बिना खुद को खोए। ये एम्पैथी तुम्हें इमोशनल नहीं, पावरफुल बनाती है। डार्क एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को महसूस करना, लेकिन उनमें बह नहीं जाना। ये उस अवेयरनेस की बात है जहां तुम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, उसे एनालाइज करते हो, लेकिन उसे अपने अंदर जगह नहीं देते। तुम समझते हो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है और वो क्या छुपा रहा है। यह तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन कंट्रोल्ड भी रखता है। जब तुम्हारे अंदर डार्क एम्पैथी आती है तो तुम लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हो। उनकी बातें नहीं, उनके एक्सप्रेशंस तुम्हें ज्यादा बताते हैं। उनकी आंखों की बेचैनी, उनके शब्दों का हेजिटेशन, उनका टोन, सब कुछ तुम्हें उनके अंदर की कहानी दिखाने लगता है। अब तुम उनके वर्ड्स से नहीं, उनके साइलेंस से समझते हो। यही डिफरेंस है एम्पैथी और डार्क एम्पैथी में। एम्पैथी सुनती है, डार्क एम्पैथी देखती है। डार्क एम्पैथी तुम्हें मैनिपुलेशन से बचाती है, क्योंकि जब तुम किसी की इंटेंशंस को जल्दी समझने लगते हो तो कोई तुम्हें इमोशनली फूल नहीं कर सकता। अब कोई गिल्ट क्रिएट करके तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि कौन सच में वल्नरेबल है और कौन सिर्फ सिंपैथी चाहता है। ये क्लैरिटी तुम्हें काल्म और स्ट्रांग दोनों बनाती है। एम्पैथी तुम्हें इमोशनल कनेक्शन देती है, लेकिन डार्क एम्पैथी तुम्हें इमोशनल प्रोटेक्शन देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि हर किसी के पेन को अब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अपना दर्द इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हें मैनिपुलेट कर सके। वो तुम्हारी सेंसिटिविटी को अपनी एडवांटेज में बदलते हैं। डार्क एम्पैथी इस मैनिपुलेशन को पहचानने की शक्ति देती है। इसका मतलब कोल्ड या इनसेंसिटिव होना नहीं है। इसका मतलब है इंटेलिजेंट कंपैशन। ऐसा कंपैशन जो समझता है, लेकिन अंधा नहीं होता। तुम किसी की हेल्प करते हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तुम किसी के पेन को समझते हो, लेकिन उसमें गिरते नहीं। यही कंट्रोल तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ का असली रूप है। डार्क एम्पैथी तुम्हें अंदर से बहुत सेंटर्ड बना देती है। अब तुम किसी की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे न्यूट्रलाइज कर देते हो।
तुम समझ जाते हो कि हर इंसान का बिहेवियर उसकी कहानी का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारे वैल्यू का नहीं। इसलिए तुम किसी के हार्श वर्ड्स या कोल्ड एटीट्यूड से अफेक्ट नहीं होते। तुम देखते हो, समझते हो और छोड़ देते हो। कभी कभी डार्क एम्पैथी तुम्हें अनकंफर्टेबल भी लग सकती है, क्योंकि ये तुम्हें लोगों की हिडन इमोशंस दिखाने लगती है। तुम्हें पता चल जाता है कि कौन फेक है, कौन जेलस है, कौन जेन्युइनली केयर करता है। और ये क्लैरिटी कभी कभी पेनफुल होती है, लेकिन यही अवेयरनेस तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अब तुम किसी इल्यूजन में नहीं रहते। डार्क एम्पैथी के साथ जीना एक आर्ट है। दिल से महसूस करना, लेकिन दिमाग से हैंडल करना। ये तुम्हें नाइव होने से बचाती है, लेकिन तुम्हारी काइंडनेस को खत्म नहीं करती। तुम अब भी इंसान बने रहते हो, बस और समझदार हो जाते हो। आखिर में डार्क एम्पैथी तुम्हें दो गिफ्ट्स देती है, अंडरस्टैंडिंग और डिटैचमेंट। तुम लोगों को समझते हो, लेकिन उनसे इमोशनली डिपेंड नहीं होते। तुम हर इमोशन को रिकॉग्नाइज करते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। और यही वो बैलेंस है जहां सच्ची इमोशनल पावर जन्म लेती है। जब तुम्हारा दिल कंपैशनेट हो, लेकिन तुम्हारा माइंड अवेक रहे। यही है डार्क एम्पैथी, वो शांति जो अंधेरे में भी साफ देख सकती है। चैप्टर 14, अप्रूवल फ्रीडम। जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए। बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा बनो ताकि सब तुम्हें पसंद करे, कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुमसे खुश रहे। धीरे धीरे ये कंडीशनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि हम हर काम दूसरों की नजरों से करने लगते हैं। हम वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही बोलते हैं जो सेफ लगे, वही करते हैं जिससे कोई नाराज ना हो। यही एडिक्शन है, अप्रूवल की एडिक्शन। और जब तुम इससे बाहर निकलते हो, तो वो आजादी ही तुम्हारा असली फ्रीडम बन जाती है। अप्रूवल फ्रीडम। अप्रूवल फ्रीडम का मतलब है खुद को इस फियर से आजाद करना कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम हर बार ये सोचकर डिसीजंस लेते हो कि किसी को अच्छा लगेगा या नहीं, तो तुम खुद की पावर उन्हें दे देते हो। तुम धीरे धीरे खुद को सेंसर करने लगते हो, अपने इमोशंस को दबाते हो, अपने डिजायर्स को छिपाते हो और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस कर देते हो। इस प्रोसेस में तुम वो बन जाते हो जो दूसरों को चाहिए, लेकिन खुद अपने लिए अजनबी हो जाते हो। जब तुम्हारे अंदर अप्रूवल फ्रीडम आती है, तो तुम खुद को वैलिडेशन से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। अब तुम्हें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होती खुद को वैल्यूएबल महसूस करने के लिए। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझता है, तो तुम्हारे अंदर गिल्ट नहीं आता। तुम समझ जाते हो कि हर कोई तुम्हें अपनी परसेप्शन के लेंस से देखता है, और उस लेंस को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। अप्रूवल फ्रीडम एक तरह का मेंटल लिबरेशन है। अब तुम वही कहते हो जो सच है, भले ही वो अनपॉपुलर हो। अब तुम वही करते हो जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही कोई उसे समझे ना। ये फ्रीडम तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और की एक्सेप्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तुम अपने अंदर का सेंटर ढूंढ लेते हो, वो जगह जहां तुम्हारा पीस, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारा सेल्फ वर्थ जुड़ा होता है। दूसरों की अप्रूवल का पीछा करना हमेशा टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश होते हो, लेकिन जैसे ही क्रिटिसिज्म आता है, तुम गिर जाते हो। इसका मतलब तुम्हारी इमोशंस अभी भी एक्सटर्नल कंट्रोल में है। अप्रूवल फ्रीडम तुम्हें ये कंट्रोल वापस देती है। अब तुम्हारा मूड किसी कॉम्प्लीमेंट या इंसल्ट से नहीं बदलता, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों ही टेम्पररी है। इस फ्रीडम का मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब एरोगेंस नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि तुम अपने आप से कंफर्टेबल हो गए हो। तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपनी गलतियों के साथ, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। अब अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम इनसिक्योर नहीं होते। तुम बस सोचते हो, ठीक है, वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाया, और फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। अप्रूवल फ्रीडम तुम्हें फियरलेस बनाती है, क्योंकि जब तुम्हें लोगों के ओपिनियंस की परवाह नहीं रहती,
तब तुम वो काम करते हो जो सच में तुम्हारे दिल के करीब होते हैं। तुम रिस्क लेते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, क्रिएट करते हो, और यही वो स्टेट है जहां ग्रोथ होती है। क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और करेज सब वहीं से जन्म लेते हैं जहां अप्रूवल की जरूरत खत्म होती है। जब तुम दूसरों की नजरों से देखना बंद कर देते हो, तब तुम्हें अपनी असली क्लैरिटी दिखने लगती है। तुम्हारे चॉइसेस अब प्योर हो जाते हैं, तुम्हारे डिसीजंस अब ऑथेंटिक होते हैं। अब तुम्हारा यस सच्चा होता है और तुम्हारा नो साफ। अप्रूवल फ्रीडम तुम्हें यह सिखाती है कि सबको खुश करना तुम्हारा काम नहीं, और खुद को खो देना तुम्हारी गलती होगी। असली शांति तब आती है जब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियन पर नहीं टिकी होती, तब तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो, बिना गिल्ट, बिना मास्क और बिना डर के। यही है अप्रूवल फ्रीडम, वो स्थिति जहां तुम खुद के मालिक बनते हो और किसी की राय तुम्हारी डायरेक्शन तय नहीं करती। चैप्टर 15, कोल्ड काइंडनेस। कभी कभी सच्ची अच्छाई को बचाने के लिए उसे ठंडा होना पड़ता है। हर किसी के लिए वार्म रहना, हर इमोशन में बह जाना, हर दर्द को अपनाना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये इंसान को धीरे धीरे हॉलो बना देता है। कोल्ड काइंडनेस का मतलब है कंट्रोल्ड कंपैशन। ऐसा कंपैशन जो दिल से आता है लेकिन दिमाग से गुजरकर बाहर जाता है। ये काइंडनेस तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें अंदर से अनशेकेबल बनाती है। कोल्ड काइंडनेस का असली अर्थ है हेल्प करना, लेकिन लिमिट के साथ, केयर करना लेकिन बिना खुद को खोए, और काइंड रहना लेकिन सिलेक्टिव होकर। ये माइंडसेट तब आता है जब तुम बार बार टूटने के बाद समझते हो कि हर किसी के लिए सॉफ्ट होना सही नहीं है। दुनिया तुम्हारी सॉफ्टनेस को प्यूरिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी समझती है। इसलिए जब तुम कोल्ड काइंडनेस अपनाते हो, तो तुम अभी भी अच्छे रहते हो, लेकिन अब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कोल्ड काइंडनेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें वार्मथ होती है, लेकिन कंट्रोल भी। तुम किसी के लिए जेन्युइनली विश कर सकते हो, लेकिन इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते। तुम किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन उसकी आदत नहीं बनते। तुम किसी को फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन उसे दोबारा अपने सर्कल में जगह नहीं देते। ये काइंडनेस डिटैच्ड होती है, और यही उसकी ताकत है। तुम्हें याद रखना होगा कि काइंडनेस और टॉलरेंस में फर्क होता है। काइंडनेस का मतलब है अच्छाई से एक्ट करना, लेकिन टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त करना, चाहे वो तुम्हें नुकसान ही क्यों ना दे। कोल्ड काइंडनेस तुम्हें यह समझाती है कि हर चीज सहना जरूरी नहीं। तुम तब भी अच्छे इंसान हो सकते हो जब तुम खुद को टॉक्सिक लोगों से बचाते हो, जब तुम नो कहते हो, और जब तुम डिस्टेंस बनाते हो। कोल्ड काइंडनेस मैच्योरिटी का सिंबल है। अब तुम रिएक्शंस में नहीं फंसते, तुम रिस्पॉन्स चुनते हो। अब अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो तुम बदले में बुरा नहीं करते, बस साइलेंस रखते हो। वो साइलेंस कोल्ड नहीं, पावरफुल होता है, क्योंकि तुम्हें अब किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारी पीस ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। कभी कभी लोग तुम्हें इंसेंसिटिव कहेंगे, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते। लेकिन ये कोल्डनेस क्रूअल्टी नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ये वो पॉइंट है जहां तुम खुद को बचाते हुए भी अच्छे बने रहते हो। तुम अब भी हेल्प करते हो, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला सच में चेंज चाहता है। तुम अब भी सपोर्ट करते हो, लेकिन तब जब तुम्हारा प्रेजेंस रिस्पेक्ट की तरह लिया जाए, एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं। कोल्ड काइंडनेस का एक और पहलू है इमोशनल न्यूट्रलिटी। अब कोई तुम्हें प्रेज करे या इंसल्ट, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ता। तुम नाइदर इन्फ्लेटेड होते हो न शैटर्ड। तुम बस ऑब्जर्व करते हो, समझते हो और मूव ऑन कर जाते हो। यही वो स्थिरता है जो तुम्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। कोल्ड काइंडनेस का मतलब है अपने दिल को फायर और आइस दोनों में बैलेंस रखना। तुम अंदर से वार्म रहो, लेकिन बाहर से काल्म। तुम दूसरों के लिए गुड विश रखो, लेकिन खुद के लिए बाउंड्रीज भी। तुम किसी को हर्ट ना करो, लेकिन खुद को भी किसी का विक्टिम मत बनने दो।
यही वो काइंडनेस है जो ना नाइव है ना क्रूल, बस अवेयर है। क्योंकि आखिर में काइंडनेस का असली मतलब दूसरों को बचाना नहीं, खुद को बचाते हुए दूसरों के लिए लाइट बने रहना है। अगर तुम्हारी काइंडनेस तुम्हें तोड़ रही है तो वो प्योर नहीं है। प्योर काइंडनेस वो होती है जो तुम्हें भी हील करे और दुनिया को भी। और जब वो काइंडनेस ठंडी लेकिन सच्ची होती है, तब तुम सिर्फ अच्छे नहीं रहते बल्कि अडिग बन जाते हो। द फाइनल शीटर, अगर तुम्हें ये पूरी जर्नी समझ आई हो, ब्रोकन गुडनेस से लेकर कोल्ड काइंडनेस तक, तो अब इसे अपनी लाइफ में उतारो। दूसरों के लिए अच्छे बनो, लेकिन अपने लिए सच्चे बनो। कमेंट में बताओ कि किस चैप्टर ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और डार्क साइकी के अगले वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो।